बच्चों हम लोग लास्ट की वीडियो तक बात कर रहे थे हार्ट ऑफ मैमल्स की बात कर रहे थे, जिसमें हमने रिप्रेजेंटेटिव एनिमल रैबिट को देखा था। ठीक है, रैबिट में क्या था, 4 चैम्बर्ड हार्ट था, जिसको हमने देखा था। हमने पेरिकार्डियम इसका हमने पेरिकार्डियम देख लिया, इसकी हमने और पोजीशन देख ली थी। इसके हमने एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, यदि बाहरी संरचना की बात की जाए तो बाहरी संरचना को देख लिया था। आज हम बात करने वाले हैं इसकी आंतरिक संरचना, इंटरनल स्ट्रक्चर की। हृदय की आंतरिक संरचना, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, ठीक है। यदि हृदय की भित्ति की बात की जाए, हार्ट वॉल या कार्डिक वॉल की बात की जाए तो ये बना होता है कार्डिक मसल्स की बनी हुई होती है, ठीक है ना। किसकी? कार्डिक मसल्स की। क्यों? क्योंकि ये इस प्रकार की पेशियाँ होती हैं जो कि अनैच्छिक प्रकार की, इनवॉलंटरी, मतलब आपके अनुसार नहीं चलती है, खुद ही स्वयं कार्य करती हैं, ठीक है ना। रेखित प्रकार की पाई जाती हैं और ब्रांच्ड होती हैं, रेखित प्रकार की और ब्रांच्ड पाई जाती हैं, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या इनमें अत्यधिक पाई जाती है। ओके, अनैच्छिक प्रकृति की होती है, इसीलिए क्या करती है, पूरा लाइफ टाइम, जीवन भर ये इंट्रक्शन कॉन्ट्रक्शन करती रहती है, संकुचन की क्रिया करती रहती है, ठीक है ना। ये जो स्तर होता है, इसका जो मसल लेयर होती है, इसको हम लोग बोलते हैं मायोकार्डियम। इसे हम लोग बोलते हैं मायोकार्डियम। हृदय की भित्ति, हृदय की भित्ति मुख्य रूप से हृदय पेशियों कार्डिक मसल्स की बनी होती है, कार्डिक मसल्स की बनी होती है। ये पेशियां शाखान्वित, ब्रांच्ड, शाखित भी कर सकते हैं, शाखित, रेखित तथा अनैच्छिक प्रकृति की, इनवॉलंटरी, अनैच्छिक प्रकृति की होती हैं, अनैच्छिक प्रकृति की होती हैं। इसी कारण से बिना थके ये जीवन भर, फुल लाइफ टाइम, जीवन भर संकुचन की क्रिया प्रदर्शित करती हैं, ठीक है ना। संकुचन की क्रिया प्रदर्शित करती हैं। यदि हमने बात की, इसका जो मसल लेयर होती है, कार्डिक मसल लेयर होती है, उसको हम लोग बोलते हैं मायोकार्डियम। हृदय भित्ति स्तर को मायोकार्डियम कहा
जाता है, मायोकार्डियम कहा जाता है, ठीक है ना, ऊपर वाली लेयर को। और यदि इसकी जो आंतरिक सतह होती है, भीतरी भित्ति बोलती है, इसे हम लोग बोलते हैं एंडोकार्डियम, ठीक है ना। अंतः हृदय स्तर, अंतः हृदय स्तर, हृदय की भीतरी सतह पर भ्रूण के एक्टोडर्म से निर्मित एंडोडर्म से निर्मित महीन अंतः हृदय स्तर एंडोकार्डियम स्थित होता है, एंडोकार्डियम स्थित होता है, ठीक है ना, एंडोकार्डियम स्थित होता है। यदि बात की जाती है भारी सतह पर भारी स्तर पाया जाता है, ठीक है ना, इस पर पाई जाती है, या कह सकते हैं एपिकार्डियल मेम्ब्रेन पाई जाती है। इस पर क्या पाई जाती है, एपिकार्डियल मेम्ब्रेन कह सकते हैं, ठीक है ना। दूसरी बात आती है, ये जो आलिंदों की दीवारें होती हैं, ऑरिकल्स की जो वॉल्स होती हैं, ऑरिकल वॉल्स होती हैं, ये निलय की यदि बात की जाए, वेंट्रिकल की यदि तुलना की जाए, तो उनसे क्या होती है, थोड़ी सी पतली पतली पाई जाती हैं, ठीक है ना, पतली पाई जाती है। दोनों आलिंदों को जो पट्टी या भाग विभाजित करता है, उसे हम लोग बोलते हैं अंतरालिंद पट्टी, इंटर और एरियल सेप्टम बोलते हैं, ठीक है ना, इंटर एरियल सेप्टम बोलते हैं। और इसके भी पश्चिम भाग में, इसके भी बैक साइड में, राइट साइड, इसके भी बैक साइड में दाहिनी भाग में एक छोटा सा गड्ढा पाया जाता है, पिट पाया जाता है, इसे हम लोग बोलते हैं फोसा ओविलिस, इसे हम लोग बोलते हैं फोसा ओविलिस बोला जाता है। इसी यदि ये भ्रूणावस्था में पाया जाता है, लेकिन वयस्कावस्था के आते आते ये गड्ढा क्या हो जाता है, पूर्ण रूप से भर जाता है। अगर ये नहीं भर पाता है, इसी को हम लोग बोलते हैं दिल का छेद बीमारी। क्योंकि इससे शुद्ध रक्त और अशुद्ध रक्त दोनों आपस में क्या हो जाते हैं, मिल जाते हैं, शुद्ध रक्त और अशुद्ध रक्त आपस में मिलने लग जाते हैं, ठीक है ना। आलिंदों की दीवारें, आलिंदों की दीवारें निलियों की अपेक्षा पतली होती हैं, निलियों की अपेक्षा पतली होती हैं। दोनों आलिंदों को विभाजित करने वाली आलिंदों को विभाजित करने वाली भाग को अंतरा आलिंद पट, इंटर ऑरिक्यूलर सेप्टम कहा जाता है, इंटर ऑरिक्यूलर सेप्टम कहा जाता है। इसके पश्चिम भाग में दाहिनी ओर, राइट साइड, दाहिनी ओर एक छोटा गड्ढे को बोल सकते हैं हम लोग पिट, गड्ढा पिट पाया जाता है, जिसे फोसा ओविलिस, जिसे ओविलिस कहा जाता है, जिसे फोसा ओविलिस कहते हैं, ठीक है ना। भ्रूणावस्था में क्या पाया जाता होता है,
यह गड्ढा, यह गर्त, पिट, भ्रूणावस्था में पाया जाता है, लेकिन वयस्कावस्था आते वयस्कावस्था आते समय यह गर्त धीरे 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 हृदय पेशियों से भर जाता है। ठीक है ना, हृदय पेशियों से क्या हो जाता है, वयस्क अवस्था आते समय ये भर जाता है। ठीक है ना। अब यदि बात की जाए दाहिने आलिंद की, तो दाहिने आलिंद में ना अलग अलग छेदों से पृथक पृथक छिद्रों द्वारा अग्र और पश्चिम महाशिराएं, जो कि हमने डायग्राम में देखा था, प्री और पोस्ट वेन्स आकर खुलती हैं। प्री और पोस्ट वेन्स आकर खुलती है। पश्चिम महाशिरा में जो छिद्र होता है वो फोसा ओवलिस क्या होता है, एक झिल्लीनुमा आवरण पर स्थित रहता है, जिसे हम लोग बोलते हैं यूस्टेकिन वॉल्व, जिसे हम लोग बोलते हैं यूस्टेकिन वॉल्व कहा जाता है। दाहिने आलिंद में अलग अलग छिद्रों द्वारा अग्र व पश्चिम महाशिराएं प्री एंड पोस्ट वेन्स आकर खुलती है, पश्चिम महाशिरा में फोसा ओवलिस तक झिल्लीनुमा मेम्ब्रेनियस एनवलप बोल सकते हैं, झिल्लीनुमा आवरण पाया जाता है। जिसे यूस्टेकिन कपाट वॉल्व कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं हम लोग, यूस्टेकिन वॉल्व कहते हैं। ठीक है ना। यदि बात की जाए बाईं अग्र महाशिरा की छिद्र की, बाईं अग्र महाशिरा पर हमेशा होता है थिबेसियन या कोरोनरी वॉल्व पाया जाता है। ठीक है ना, कोरोनरी वॉल्व पाया जाता है। बाईं अग्र महाशिरा लेफ्ट प्रीकेवल के छिद्र तक कोरोनरी कपाट क्या बोल सकते हैं, थिबेसियन वॉल्व भी बोल सकते हैं। ऑब्लिक लगा देते हैं यहीं पे। थिबेसियन वॉल्व पाया जाता है। ठीक है ना, थिबेसियन वॉल्व पाया जाता है। यदि बात की जाए बाएं आलिंद की, बाएं आलिंद में क्या होगा कि फेफड़ों से शुद्ध रक्त लाने वाली शिराएं पाई जाएंगी, जिन्हें हम लोग बोलते हैं पल्मोनरी शिराएं। बाएं
ऑल इन द लेफ्ट ऑरिकल में फेफड़ों से शुद्ध रक्त लाने वाली पल्मोनरी शिराएं पल्मोनरी वेन्स आकर खुलती हैं। ठीक है ना। यदि मनुष्य की बात की जाए तो उसके लिए क्या होता है, ये अपवाद होता है। मनुष्य की यदि बात की जाएगी तो उसके लिए अपवाद होता है। बाकी हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।